हाँ नमस्कार बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सुप्रभातम सभी को। स्वागत है बेटे आपका मेथड डिजिटल क्लास में। हम संस्कृत पढ़ रहे थे। संस्कृत में हमारा टॉपिक चल रहा था संधि। संधि में हमने पढ़ा था, संधि के भेद पढ़ लिए थे। संधि के भेदों में हमने स्वर संधि पढ़ी थी, कंप्लीट हो चुकी थी अपनी। व्यंजन संधि हमारी चल रही थी। व्यंजन संधि में हमने 2-3 उसके भेद पढ़ लिए थे। 2-3 भेद पढ़ लिए थे। स्तुत्व, ष्टुत्व, जसत्व और अनुस्वार थी, या 3 हुई थी या 4 हो गई थी? चार हो गई थी सर, लत्व तक हो गई थी। लास्ट कौन सी थी? लत्व संधि। हाँ लत्व संधि हो गई थी। आज हम अनुस्वार संधि पढ़ेंगे। बेटे बंद करो वीडियो, कौन आवाज ऑडियो वीडियो बंद करो। शिल्पा बंद करो। गुड मॉर्निंग सर। बेटे गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। गुड देखो मॉर्निंग। अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि, तो अनुस्वार तो जानते हो आप क्या होता है? अनुस्वार हम जैसे अंग होता है ना, ऐसे लगाते हैं किसी के ऊपर, वो अनुस्वार होता है। तो ये कहां कहां पे उपयोग होता है, कैसे ये बनता है, ये आपके इसमें पढ़ेंगे हम। देखो इसके लिए 2 सूत्र हमने बता रखे हैं। देखो पहला सूत्र है आपके यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, ये एक सूत्र है आपका। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि पदांत में यर, यरो अनुनासिक अनुनासिको वा, पदांत में, पद के अंत में। पदांत का मतलब क्या होता है? पद के अंत में अगर यर है, यर का मतलब होता है ये से लेकर के र तक के वर्ण। यम गणनम झपय, सॉरी यर लव, ये होता है ना, ये से लेकर के र तक के वर्ण महेश्वर सूत्र में थे। उन वर्ण अगर वो पदांत में है, यानी है के अतिरिक्त सारे वर्ण हो गए वो, अगर पदांत में है। यार वर्ण अगर पदांत में है, मतलब है से अतिरिक्त समस्त वर्ण हो गए उसमें, है को छोड़ करके आपके व्यंजन के सारे वर्ण आ गए, अगर वो पदांत में है। और उसके बाद में अगर अनुनासिक वर्ण है, यानी सामने कोई अनुनासिक वर्ण है, तो यर के स्थान पर अपने ही वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है, अर्थात यह अनुनासिक वर्ण हो जाता है। कैसे समझाऊं आपको? मेरे एक बार परिभाषा देख लो। इसका अर्थ क्या है? यरो अनुनासिक अनुनासिक होया, यानी पदांत में स्थित यर, यर का मतलब होता है के अतिरिक्त समस्त वर्ण। बेटे बात नहीं करनी है। यर का मतलब होता है के अतिरिक्त समस्त वर्ण। यर को अगर सामने कोई अनुनासिक वर्ण है, यर के स्थान पर अपने ही वर्ग का, ये कौन बोल रहा है? ये उज्जवल, बंद करें इसको, ऑडियो को। ये वीडियो क्या रहा रखा है? चलो ठीक है ठीक है, आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की। अपने ही वर्ग का
पंचम वर्ण हो जाता है। पंचम वर्ण का मतलब होता है पंचम वर्ण लास्ट का अनुनासिक वर्ण ही है। समझो इसको कि पदांत में स्थित यर, पदांत का मतलब होता है पद के अंत में स्थित यर, यर का मतलब है ह से अतिरिक्त समस्त वर्ण अगर है स्थित है और सामने यानी आगे प्लस के आगे अगर कोई भी अनुनासिक वर्ण है, अनुनासिक का मतलब होता है वर्ग का पांचवा वर्ण कोई भी स्थित है, यम गणनम, ठीक है ना, यह मैं न और मैं, ये पांचों वर्ण में कोई भी स्थित है तो उस यर के स्थान पर अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे दिक प्लस नाग, अब देखो दिक प्लस नाग, दिक प्लस नाग, नागा कर लो या नाग कर लो। अब देखो ये आपका क है, क आपका यर वर्ण है क्योंकि है के अतिरिक्त समस्त वर्ण यर होता है, सामने आपका न आ गया, जा जा पान वाले। उज्जवल क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, दिमाग ज्यादा चल रहा है तेरा? मैंने कह दिया ऑडियो बंद करो, तो मैं पूछता हूं तब जवाब दिया करो। अब देखो यहां पे क्या है, सामने न आ गया अर्थात अनुनासिक वर्ण है, तो इस क के स्थान पर अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण, अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है, न, क्या कहेगा, तो ये हो जाएगा, क्या बन जाएगा, दिंग नाक, दिंग नाक है, ठीक है ना। इसी प्रकार जैसे आपके तत् प्लस न, तन्ने, तत् प्लस न तन्ने, इसी प्रकार एतत् मुरारी, एतत् प्लस मुरारी। अब देखो यहां पे देखो तय है, सामने आपके मैं यानी पांचवा वर्ण आ गया मैं का, तो तय का पांचवा न होता तो क्या बन जाए, एतन मुरारी, एतन मुरारी। इसी प्रकार सदमती, सतधनमती, अब न हो जाएगा सन्मति बन जाएगा, सत प्लस मति सन्मति। इसी प्रकार आवे पन्ने, षडमुख है, सट धन मुख है, छह है मुख जिसके, क्या बन जाएगा, इसका टठगण है, क्या बन जाएगा, सणमुख है। तो आपको यह ध्यान रखना है हमेशा कि अगर पद के अंत में यर है और सामने अगर आपके अनुनासिक वर्ण आ रहा है तो उसके स्थान पर अपने वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। तत् धन मात्रम, अब देखो त है, मैं है सामने, तन मात्रम, लिख लो इसको, वाकमय, वाक धनमय, वांगमयम, यानी इन उदाहरणों को समझते ही आपको देख लो, आप समझ लो कि विकल्प से क्या होगा, उसके स्थान पर ये वर्ण हो जाएगा। लिख लो इसको, उदाहरणों को लिख लो। लिख लो, फिर एक सूत्र और वो समझा देते हैं और आपको। यानी अनुनासिक संधि का यही मतलब है कि अनुनासिक वर्ण होना, अनुनासिक आपका पांचवा वर्ण होता है। मैंने बताया था आपको कि आपके अगर पद के अंत में यर है, सामने आपके कोई भी अनुनासिक वर्ण आता है
तो उस स्थान पर जो यर है उसके स्थान पर अपने ही वर्ग का 5वां वर्ण हो जाएगा। उदाहरण आपको दे रखे हैं, लिख लो इसको एक बार। बेटा कंप्लीट हो गया सबका? यस सर। अब देखो आगे एक सूत्र और है, लिखो लिखो, क्या लिखो, कौन है वो? अब आगे देखो, बेटे इसको चेंज करना, अनुनासिक है ये, ठीक है ना? अनुस्वार अनुनासिक संधि है ये, अनुस्वार नहीं, अनुस्वार अब पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? अनुनासिक संधि जो अभी पढ़ा है ना हमने, वो अनुनासिक संधि है, अनुनासिक संधि है। अब अनुस्वार पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना? चेंज कर लिया ना टॉपिक को, इसको पॉइंट को बेटे, 5वें पॉइंट को चेंज कर लिया ना? यस सर। हाँ ठीक। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे अनुस्वार संधि। अब अनुस्वार, अब देखो अनुस्वार, एक सूत्र है, मो अनुस्वार है, मोनुस्वार है, मो अनुस्वार है, मोनुस्वार है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर पदांत में म है, पदांत में स्थित मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है यदि सामने कोई व्यंजन स्थित हो, कोई व्यंजन स्थित हो। समझे आप इसको? पदांत में स्थित मैं को, अगर पदांत में मैं है तो उसके स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। कब हो जाएगा? अगर सामने आपका कोई व्यंजन हो। अगर सामने स्वर है तो मैं को अनुस्वार नहीं होगा, अर्थात मैं के स्थान पर मैं ही रहेगा। अगर कोई स्वर सामने है तो जो अनुस्वार है उसके मैं है उसके स्थान पर अनुस्वार नहीं होगा, व्यंजन होने पर ही अनुस्वार होता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, सत्यम वद, अब यहां देखो पदांत में मैं स्थित है, सामने आपका व्यंजन है, तो इसके स्थान पर आपका क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। क्या बन जाएगा? सत्यम वद, धर्मम चर। अब देखो मैं है, क्या बन जाएगा? धर्मम चर। इसी प्रकार आपके जैसे हरिम वंदे, हरिम वंदे, हरिम वंदे। अब यहां पे देखो, आप तीनों उदाहरणों में आपको पद के अंत में मैं है, सामने कोई व्यंजन दिखाई दे रहा है,
लेकिन अगर सामने आपके व्यंजन नहीं हो, ठीक है ना, तो और स्वर हो, ठीक है ना, तो वहां पर क्या होता है, मैं के स्थान पर म ही रहता है। जैसे अति, जैसे सत्यम अस्ति। अब देखो सत्यम अस्ति पदांत में मैं है, लेकिन सामने अगर अ आ गया तो क्या होगा, आपके मैं का मैं रहेगा। ऐसे कैसे रहेगा, सत्यम अस्ति। या आप संधि आप वो कर सकते हो आप उसको। तो आपको ये ध्यान रखना है इस संधि के अंदर कि अगर पद के अंत में मैं है और सामने कोई व्यंजन है, तो उस व्यंजन को जो आपका मैं है उसके स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। अगर स्वर है तो वहां पे अनुस्वार नहीं होगा, मैं के स्थान पर मैं ही रहेगा। लिख लो इसको, यह आपकी अनुस्वार संधि हो गई। जैसे हम लिखते हैं कई बार एकम, आवश्यकम, तो आप यहां पे आपका स्वर हो गया तो क्या बन जाएगा, ऐसे कैसे, एकम आवश्यकम। लिख लो इसको। एक आपको एक और है प्रसवण संधि पढ़ाया था ना, अनुस्वार प्रसवण संधि, वो पढ़ लेते हैं। और लिख लो इसको। सर सत्यम प्लस अस्ति क्या? बेटे ऑडियो बंद करो, ये कौन है? हाँ बंद कर दो, ऑडियो चालू में रखो। सर सत्यम प्लस अस्ति के आगे क्या लिखा हुआ है? सत्यम अस्ति, ऐसे 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 कैसे प्लस हट जाएगा, ऐसे कैसे लिख जाएगा वो। लिख लो जल्दी से। कंप्लीट हो गया सबका? यस सर। अब देखो, नो सर। बेटा मैं तो मिटा दिया तो पहले तो, चलो बाद और लिखा दूंगा मैं, अभी लिख लो। उस पे देख लेना वीडियो पे, है ना, ग्रुप पे। अब देखो, एक है अनुस्वार प्रसवण संधि। अनुस्वार परसवर्ण संधि। अनुस्वार देखो, अनुस्वारस्य यही परसवर्ण है, अनुस्वारस्य यही परसवर्णे। अब अनुस्वार के बाद में अनुस्वार के बाद में अगर यह है, अब यह के अंदर कौन कौन से वर्ण आ गए, यह के अंदर कौन कौन से वर्ण आ गए, मैं इसे सूत्र पढ़ाता हमने। अगर अनुस्वार के बाद में यह है, यानी सल को छोड़ करके स, श, श और है, इनको छोड़कर सभी वर्ण, सभी व्यंजन आप हल वर्ण, यानी यह कौन से वर्ण हो गए, तीनों सकार और है को छोड़ करके समस्त वर्ण। अगर पदा सामने आ जाता है, ठीक है ना, तो
अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण, यानी जो वर्ण आ रहा है उसका 5वां वर्ण हो जाएगा आपके, उसके अनुसार उसका वर्ण हो जाएगा, यही आपके परसवर्ण का अर्थ होता है। तो इसकी परिभाषा लिख लो, पदांत में स्थित अनुस्वार के बाद, पदांत में स्थित अनुस्वार के बाद य, स, श, श और है के अतिरिक्त समस्त व्यंजन या समस्त हल वर्ण होने पर अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण अर्थात वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। अब समझने की बात यह है कि यह वर्ण है पदांत के अंदर, इसके सह के अतिरिक्त, तो अगर सामने है तो आपका जो अनुस्वार है उसके स्थान पर अपने वर्ग का 5वां वर्ण हो जाएगा, अर्थात परसवर्ण हो जाएगा। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, सर, हाँ सर परसवर्ण वर्ग के आगे क्या है? वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है, वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। जैसे अम धन कह, अब यहां पे देखो, यहां पे आपके अनुस्वार है के ऊपर, सामने क्या आ रहा है के अतिरिक्त वर्ण है, यह के अतिरिक्त, तो ये जो अनुस्वार है उसके स्थान पर अपने इस वर्ग का क्या करना है, 5वां वर्ण हो जाए, क्या बन जाए, अंक है, अंक है। इसी प्रकार आपके संका, सम धन का क्या बन जाएगा, संका, संका। इसी प्रकार आपके अंचित है, अंधन चित है। अब यहां पे जो चारा है तो क्या बन जाएगा, अंचित है, अंकित है, अंधन कित है, अंकित है, गुम्फित है, और बोला ये अरे ऑडियो किसका, अंजलि बंद करो ऑडियो को। और ये अर्जुन कौन है, अर्जुन सिंह, सौरभ शर्मा, तुम्हारे को बात करो, घर पे आज बात करता हूं तुम्हारे, पढ़ते हो तुम बातें करते हो। जैसे शाम प्लस है, शांत है। आपको यह ध्यान रखना है कि पद के अंत में जो अनुस्वार है उसके सामने अगर यह वर्ण आ रहा है के है के अतिरिक्त, तो जो ये अनुस्वार होता है उसके स्थान पर इसी का 5वां वर्ण हो जाएगा। देख लो इसको, सर हो गया। हाँ लिखने दो, और बच्चों को लिखने दो एक बार। यानी जो आपको परिभाषाएं लिखाई जा रही है उनको आपको साथ साथ में ध्यान रखना है,
उदाहरणों को ध्यान में रखना है, तब जाके आपके समझ में आएगी ये सब। जो मैंने आपको लिखाई थी मतलब उसके व्यंजन संधि के परिभेद, वो सारे कंप्लीट हो गए छह कैसे अपने, और थोड़ी था कोई? नो सर। हाँ, ये आपके व्यंजन संधि कंप्लीट है। कुछ और उदाहरण होंगे तो हम बाद में देख लेंगे, और जब क्लास लगेगी ना आपकी तब, है ना। बाकी ये आपके मुख्य मुख्य व्यंजन। अब आपके विसर्ग संधि बच रही है, तो विसर्ग संधि को शुरू करते हैं हम। कंप्लीट हो गया सबका? आगे देखो। यस सर। अब देखो विसर्ग संधि। मैंने बताया था आपको कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। आपको परिभाषा लिखाई थी कि विसर्ग के स्थान पर होने वाला जो परिवर्तन है वह आपके विसर्ग संधि कहलाती है। अब विसर्ग संधि में सत्व, रुत्व, उत्व, विसर्ग, लोप, ठीक है ना, ये 3-4 प्रकार की संधि होती है। जैसे सत्व है, रुत्व, उत्व, ठीक है ना, इसके अलावा विसर्ग, लोप, ये 4-5 प्रकार की संधि होती है विसर्ग संधि के अंदर। अब देखो ये 4-5 प्रकार के आपके ये है, तो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम रुत्व संधि लेते हैं। अब रुत्व का, रुत्व का मतलब होता है विसर्ग के स्थान पर रह होना। विसर्ग के स्थान पर रू यानी रह होना विसर्ग संधि कहलाती है। अर्थात जब विसर्ग के स्थान पर रू हो जाता है, रू का मतलब तो रह, ऊ का उत्कीर्ष संज्ञा हो जाती है, रह होता है, तो वह संधि आपके विसर्ग संधि कहलाती है। अब देखो इसके लिए एक सूत्र है, स, स, जू, सो, रू। स, स, जू, सो, रू, यानी सजुस शब्द, एक तो स और एक सजुस। यानी इसका अर्थ क्या होगा, पद के ऐसे मान लो पदांत में स्थित, पदांत में स्थित स्थित स के स्थान पर, स के स्थान पर रू होता है। एक तो पदांत में स्थित स के स्थान पर, एक सजुस शब्द के स के स्थान पर।
यानी अर्थ क्या है, एक तो स के और एक सजुष शब्द के स के स्थान पर रू होता है। अब कब होता है, अगर पदांत में कोई स्वर या व्यंजन हो। पदांत में क्या हो, सामने क्या हो, सामने कोई हो स्वर या व्यंजन। सामने स्वर या व्यंजन हो। अब देखो एक चीज समझो इसके अंदर, मैंने यहां स लिखा है तो अपना तो विसर्ग संधि चल रही है ना, विसर्ग संधि चल रही है, लेकिन इससे पहले विसर्जनीय से स एक सूत्र और लगता है, विसर्जनीय से स, विसर्जनीय से स एक सूत्र है। यह सूत्र क्या करता है, विसर्ग के स्थान पर स, जिसको सत्व संधि हम कह सकते हैं, उसको सत्व संधि, ठीक है ना। तो पहले विसर्ग के स्थान पर स होगा, उसके बाद में आपका ये रुत्व वाला काम होगा। एक बार इसको लिख लो, फिर आगे और पढ़ाता हूं, बताता हूं इसको फिर समझ में आएगा। लिख लो इसको एक बार, फिर उदाहरण सहित बताएंगे एक बार। कंप्लीट हो गया। अब आगे देखो, यहां पे उदाहरण देखते हैं। जैसे एक उदाहरण आपका हरि धन अवदत्त। अब देखो यहां पे विसर्ग है, ठीक है ना। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, आपका र हो जाएगा। रुत्व संधि में क्या बनेगा, हरि रवदत्त। र हो गया ना आपके, आ करके र में मिल गया, हरि रवदत्त। इसी प्रकार शिशु आगच्छत, अब इसमें शिशु आगच्छत, इसी प्रकार आपके जैसे पितु इच्छा, पितु धन इच्छा, पितुर इच्छा, रह हो गया आपके। इसी प्रकार आपके जैसे वधु ऐसा, ऐसा क्या बन जाएगा, वधु रेसा। इसी प्रकार गुरो भाषणम, गुरोर भाषणम, गुरोर भाषणम, हरे द्रव्यम, द्रव्यम, हरे द्रव्यम। इस प्रकार हमें यह ध्यान रखना है कि विसर्ग संधि का जो रुत्व होता है, रुत्व का मतलब र होना, ठीक है ना, वहां पर आपको विसर्ग के स्थान पर र होगा। जैसे हरि अवदत्त, शिशु आगच्छत, पितुर इच्छा, वधु ऐसा, गुरो भाषणम, हरे द्रव्यम इत्यादि। अब देखो
आपका एक केवल विसर्ग संधि का एक टॉपिक, एक जो भेद है वही हुआ आपका। कल हम बाकी शेष पढ़ेंगे। आपको जो पढ़ाया गया है उसको आप अपनी नोटबुक में लिखोगे, लिखने के बाद में उसको क्लिक करोगे डेट डाल करके, और आपका जो ऐप है ना विद्यालय का, उस पर आपको सेंड करना है, ठीक है ना। बाकी आपको फेर रखना है इस वर्क को, और ध्यान पूर्वक इसको, जो इसके उदाहरण और नियम है उनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बेटे। लिख लो आप। सर सर हाँ बताओ। सर एक बार जो शतच संधि समझाना है सर, आप समझाए थे ना तो क्लास बीच में ड्रॉप हो गई थी मेरी। अच्छा बेटे, क्या है विसर्ग संधि का मतलब होता है विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को हम विसर्ग संधि कहते हैं। अर्थात विसर्ग के स्थान पर जब कोई दूसरा वर्ण आ जाता है, बन जाता है, तो वह आपका विसर्ग संधि कहलाती है। उसका मैंने आपको पहले बता दिया था, उदाहरण लिखा दिए थे। उदाहरण यही मान लो, यही है, ऐसे मान लो। जैसे फिर बाद में उसका हमने विसर्ग संधि का भेद पढ़ा था हमने, जिसे भेद होते हैं सत्व, रुत्व, उत्व, विसर्ग, लोप, ये इसके भेद होते हैं। तो हमने केवल अभी एक भेद पढ़ा है इसका, आपके विसर्ग के स्थान पर रुत्व है, यानी रुत्व भेद इसका र होना, ठीक है ना। तो र कैसे होता है, एक सूत्र है आपका सु। ये क्या कहता है कि पदांत के अंदर क्या हो, स हो, यानी स किसका, स का बाद में विसर्ग होगा उसका,